Okay. So good morning. Good morning, sir. From today onwards, we are going to start with your Indian Stamp Act 1899. ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों. अब इंडियन स्टैम्प एक्ट के लिए अगर मैं बोलूं तो इट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट इज वन ऑफ द फिस्कल लॉज. ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट इज वन ऑफ द फिस्कल लॉज. फिस्कल लॉज बोल लूं या रेवेन्यू लॉज. रेवेन्यू लॉज. ठीक है, whose main purpose या whose main object is to raise revenue for the government by levying or by charging stamp duty on certain instruments. बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर. तो स्टैम्प ड्यूटी इज वन ऑफ द फिस्कल लॉज. स्टैम्प ड्यूटी इज वन ऑफ द फिस्कल लॉज और रेवेन्यू लॉज जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था विद एन इंटेंशन टू रेज, विद एन इंटेंशन या विद अ मोटिव टू रेज revenue for the government, with an intention or motive to raise revenue for the government by charging stamp duty on certain instrument. अगर हम लोग ये एक्ट का ईयर देखें ना तो it was in the year 1899 that this act was introduced. तो in the year 1899 in those time there was no major sources of revenue for the government. गवर्नमेंट के पास सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्सेशन, अमाउंट ऑफ टैक्स. ठीक है, तो टैक्स भी कौन सा? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो कंसेप्ट ही बहुत बाद में आया था. इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो कंसेप्ट ही बहुत बाद में आया था. तो गवर्नमेंट के पास कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं हुआ करता था इन द ईयर 1899. और इसमें भी स्पेसिफिकली या स्पेशली प्रॉब्लम और भी ज्यादा था विद द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये जो एक्ट था ना, दिस एक्ट was introduced to raise the revenue for the state government, specifically for the state government. ठीक है, thus levy and collection of stamp duty is a state subject matter. जो मेन इंटेंशन था इस एक्ट का, जो मेन पर्पस था इस एक्ट का, is to raise revenue for the state government. Under this act, state government has been given with the power to levy, to charge and collect stamp duty on the instrument. अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ. तो जनरल पावर टू लेवी and collect stamp duty is with the state government. However, in respect of certain instrument, even central government can charge stamp duty. In case of certain cases, even central government can charge stamp duty. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. फिर एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला that this act was introduced for the purpose of increasing the revenue for the state government. तो रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो है ना,
रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वो डिफर कर सकता है, रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी में डिफर, रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी में डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। अगर किसी स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है तो वहां पे रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विल बी हायर, एंड इन केस अगर किसी स्टेट को कम रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विल बी लोअर। किसी स्टेट के पास ऑलरेडी काफी सारा रिजर्व्स पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि स्टैम्प ड्यूटी निल हो। बात समझ में आ रहा है क्या? रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी जो है वो डिफर करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट, एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट, इट इज totally dependent on the revenue requirement of that particular, it is totally dependent on the revenue requirement of that particular state। तो जैसे आप लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो या जीएसटी एक्ट पढ़ते हो, इनकम टैक्स एक्ट हो गया या जीएसटी एक्ट हो गया, they all are considered to be fiscal laws, they all are considered to be fiscal laws or revenue laws। in the same manner Indian Stamp Act, in the same manner Indian Stamp Act can also be considered as revenue laws, it can also be considered as one of the revenue laws, ठीक है, और one of the revenue law whose main intention, ठीक है, या which has been introduced with an objective to increase the revenue, which was introduced with an objective to increase, basically with an objective to increase the revenue for the, to increase the revenue for the state governments। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर, डिपेंड करेगा स्टेट के रेवेन्यू रिक्वायरमेंट पे। अगर किसी स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन दैट स्टेट विल बी ऑन हायर साइड, अगर किसी स्टेट को कम रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कैन बी ऑन लोअर साइड, रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कैन बी ऑन लोअर साइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अच्छा, आ जाओगे इंट्रोडक्शन पे। सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट, विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट। जो भी मैंने नोटिंग करवाया आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है सर? हाँ जी। कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट collect revenue by way of imposing various taxes, duties and cess, and the Indian Stamp Act was also enacted with an objective to raise the revenue to the government, और basically कौन से गवर्नमेंट के लिए? Basically for the state government। however in respect of certain instrument, even central government can charge, ठीक है, और can charge and collect stamp duty। initially this act was enacted by the British Parliament whose sole purpose was to raise revenue from the British colonies by levying a stamp duty on the newspaper and commercial document। ठीक है, initially when this act was introduced तो stamp duty किसके ऊपर लगता था? only on the newspaper or any commercial document, or any commercial document। after independence central and state government continued this act for the purpose of collecting revenue with regard to all the commercial and property related document। ठीक है, अभी देखो, after independence central and state government have decided to continue this act। after independence central and state government has decided to continue with this act, ठीक है, continue with this act for the purpose of collecting revenue, on all such documents, है ना, which are related to, on all such documents which are related to commercial and property। ये ध्यान रखना, ऐसे डॉक्यूमेंट को ही ना हम आगे चल के क्या बोलने वाले बच्चों? ऐसे डॉक्यूमेंट को ही अपन आगे चल के बोलने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर? हाँ जी। तो आई होप कि बैकग्राउंड क्लियर है इस एक्ट का।
हाँ जी सर। स्कोप ऑफ द एक्ट, द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ योर आर्टिकल नंबर 370 कर लेना, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेक अ करेक्शन देयर। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ड्यूटीज लेविड अंडर दिस एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज, ड्यूटी लेविड अंडर दिस एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज स्टैम्प ड्यूटी। मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं ना इसको मोर स्पेसिफिकली बोल सकता हूं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टैक्सेशन लॉ। स्टैम्प ड्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द टैक्सेशन लॉ। जैसे आप लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो ना, या कस्टम्स ड्यूटी पढ़े तुम लोग, या जीएसटी एक्ट पढ़े तुम लोग, इन द सेम मैनर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड वन ऑफ द टैक्सेशन लॉ whose main objective is to raise revenue for the government, and that too more specifically for the state government, is it clear बच्चों? हाँ जी सर। देखोगे यहाँ पे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज एंड कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। Central and state government have been given power to make laws and collect stamp duty on the instrument. This act levies duty on the instrument and not on the transactions. मतलब कि यार अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होगा, if instrument is executed to undertake एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट करने के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, देन ऑन सच इंस्ट्रूमेंट स्टैंप ड्यूटी इज पेबल। बट इसी के रिवर्स में मान लो कि इफ एनी ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट, if any transaction is carried out without executing any instrument, if any transaction is being carried out without executing any instrument, then अभी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो वो ट्रांजेक्शन पे नो स्टैम्प ड्यूटी। बोला स्टैम्प ड्यूटी ना एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। एक बार ना मैं तुमको स्टैम्प ड्यूटी का मतलब बता देता हूं, डेफिनेशन पे मैं आऊंगा, बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैम्प ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो देखोगे यहाँ पे, देखोगे यहां बोला गया इंस्ट्रूमेंट means any document, instrument means any document which creates or purports to create, any document जो क्रिएट कर रहा है और जो क्रिएट करेगा, purports to create, alter, record, which creates or purports to create, alter, records, relinquish, extinguish, ठीक है, which creates or purports to create, extinguish any rights or liabilities,
any rights or liabilities from one person to another person. ठीक है, from one person to another person, या between one or more person. Between one or more persons. तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं क्या नाम दूंगा बच्चों? ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को आई विल कॉल इट एज इंस्ट्रूमेंट. देखो फिर से, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट कर रहा है या क्रिएट करेगा, ऑल्टर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, रेलिंक्विश कर रहा है. ठीक है, रेलिंक्विश कर रहा है या एक्सटिंग्विश कर रहा है. क्या चीज? एनी राइट्स और लाइबिलिटी विच रेलिंक्विश और एक्सटिंग्विश एनी राइट्स और लाइबिलिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. All such document can be considered as, all such document shall be considered as an instrument. For example, मान लो कि यहाँ पे 4 लोग, they have decided, ठीक है, ये 4 लोग they have decided to carry out, businesses in partnership. They have decided to carry out businesses in partnership mode. अब जब इन्होंने डिसाइड किया टू कैरी आउट द बिजनेस इन पार्टनरशिप मोड, तो इन्होंने आपस में एग्जीक्यूट किया पार्टनरशिप डीड. बात समझ में आ रहा है क्या? दे हैव एग्जीक्यूटेड अ पार्टनरशिप डीड. थ्रू पार्टनरशिप डीड they have created, through partnership deed they have created rights, है ना? They have created rights or obligations between them. Through partnership deed they have created rights or obligations between them. हाँ या ना? Both the parties are liable towards each other. Both the parties are liable towards each other by way of this partnership deed or through this partnership deed. तो ये जो पार्टनरशिप डीड है, दिस पार्टनरशिप डीड कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. आई कैन कॉल दिस पार्टनरशिप डीड एज एन इंस्ट्रूमेंट. इन द सेम मैनर, मान लो कि कल को डिसॉल्व कर रहे, कल को फर्म डिसॉल्व कर रहे, तो वहां पे पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन डीड बनेगा. पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन डीड बनेगा. तो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन डीड में क्या होगा? दे विल बी रिलिंक्विशिंग या एक्सटिंग्विशिंग द राइट्स और लाइबिलिटीज. They will be cancelling the rights or liabilities. So in case if they are cancelling their rights or liabilities, if they are cancelling the rights or liabilities, ठीक है, तो उसको भी मैं वहां पे भी जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, वहां पे भी जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. तो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन डीड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अब मान लो कि ये पर्सन ने अपना एक हाउस प्रॉपर्टी सेल किया टू दिस पर्सन. तो हाउस प्रॉपर्टी ऐसे बोलने से सेल हो जाता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसको अपन ने नाम दिया सेल डीड. एंड थ्रू दिस सेल डीड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ जिसको अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? सेल डीड. थ्रू दिस सेल डीड राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, थ्रू दिस सेल डीड राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, rights over the property is transferred, is being transferred from Mr. A, from Mr. A to Mr. B. Rights over the property is being transferred, rights over the property is being transferred from Mr. A to Mr. B. ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स ट्रांसफर किए जा रहे ना. तो ये जो सेल डीड है ना, ये सेल डीड बाय एग्जीक्यूटिंग दिस सेल डीड, बाय एग्जीक्यूटिंग दिस डॉक्यूमेंट शैल आल्सो बी कंसीडर्ड, दिस डॉक्यूमेंट शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. दिस डॉक्यूमेंट शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट. बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी क्या देना पड़ेगा तुमको?
ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी क्या पे करना पड़ेगा तुमको सर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी पे करना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी पे करना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी। क्लियर है सर? हाँ जी। तो इट मीन्स कि जब जब भी whenever there is any execution, whenever there is an execution of instrument, whenever there is an execution of instrument, उन सभी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, उन सभी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड। ठीक है, उन सभी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड। एज ऑफ नाउ हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर पेबल है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या सर, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि क्रिएट कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, रिलिंक्विश कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, any kind of rights or liabilities, any kind of rights or liabilities from one person to another person or between one or more persons. Is it clear? Clear है बच्चों? Clear है बच्चों? हाँ जी सर। Now yes, come here. Power of legislature for levying and collecting stamp duty. तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर सकता है स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर, प्रोमिसरी चेक्स के ऊपर, प्रोमिसरी नोट्स के ऊपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर। इन सब इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में पावर टू लेवी एंड कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी इज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इन केस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड which is related to the transfer of immovable property, like execution of any sale deed or agreement। ठीक है, तो इन सब के ऊपर किसका पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में पावर इज विद द, इन इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में पावर इज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। चलो अब आगे आ जाओगे। पावर of parliament to impose stamp duty, power of parliament to impose stamp duty। क्या बोला गया, power of parliament that is union legislature to levy stamp duty in respect of, union legislature का मतलब central government, central government has the power to collect, to levy and collect stamp duty in respect of bills of exchange, check, promissory note, bills of lading, ये सभी इंस्ट्रूमेंट है बेटा, letters of credit, any policies of insurance, in respect of transfer of shares, debentures, proxies and receipts. The stamp duty rates will prevail all over India. The stamp duty rates will prevail all over India. तो इन इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि there will be same rate of stamp duty. There will be same rate of stamp duty as it is being collected by, as it is being levied and collected by central government। आगे दोगे, the other stamp duty rates prescribed by the parliament in Indian Stamp Act 1899, that is stamp duty on agreement, affidavit, articles of association of company, partnership deed, lease deed, mortgage, power of attorney, security bonds are valid only for the union territories। तो इसका पावर टू कलेक्ट किसके पास है, फॉर यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग बात करें तो हम लोगों ने सीजी के बारे में बात किया, देन यूटी के बारे में बात किया, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज योर स्टेट गवर्नमेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्रीमेंट except bills of exchange, checks, promissory note, bill of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts। ठीक है, बोला कि जो भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, उन सब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पावर किसके पास आ जाएगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल नोट भी लिखूं ना, तो देखो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, इन जनरल, ऐसा लिख सकता हूं मैं,
इन जनरल पावर टू चार्ज और लेवी, ठीक है, पावर टू चार्ज एंड कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी किसके पास, इज विथ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। हाउएवर in respect of certain instrument, ऐसा लिख लेना, जनरल पावर किसके पास बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट पावर टू चार्ज, ठीक है, एंड कलेक्ट, पावर टू चार्ज एंड कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी is with the स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जनरल पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट पावर इज आल्सो गिवन टू द, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट पावर इज आल्सो गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट पावर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट के केस में इवन यूनियन टेरिटरीज हैज द पावर टू कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी, पावर टू चार्ज एंड कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी। तो देखो आपको यहाँ पे ना फिर ब्रॉडर बाइफर्केशन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रॉडर बाइफर्केशन दिया हुआ है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में देखो, यूनियन लिस्ट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट, यूनियन लिस्ट में आएंगे ऑल सच इंस्ट्रूमेंट ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट शैल चार्ज एंड कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी। यूनियन लिस्ट में देखो कौन कौन आ रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एटसेट्रा। इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट कौन चार्ज करेगा स्टैम्प ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो रेट ऑफ ड्यूटी रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इट इज गोइंग टू सेम ऑल ओवर इंडिया। देखो लिखा है पार्लियामेंट विल फिक्स दी स्टैम्प ड्यूटी एंड दैट विल प्रिवेल इन होल ऑफ इंडिया, मतलब सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी रहने वाला है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट देयर विल बी सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, इन होल ऑफ इंडिया, सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन होल ऑफ इंडिया, ठीक है। अदर इंस्ट्रूमेंट पार्लियामेंट विल फिक्स स्टैम्प ड्यूटी दैट विल प्रिवेल इन द यूनियन टेरिटरीज ओनली। इसका रेवेन्यू किसके पास गया, यूटीज के पास। क्लियर बच्चों। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज इंस्ट्रूमेंट, अब जितने भी बच गए उस सबका पावर किसके पास चला गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास। जितने भी बच गए उनका पावर किसके पास चला गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बच गए उन पे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का पावर या चार्ज करने का पावर किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट रेट्स डिसाइड करेगा स्टैम्प ड्यूटी का एज पर their revenue requirements, ठीक है। does rate of stamp duty in respect of all such instrument on which power to charge and collect stamp duty is with the state government, वहां पे rate of stamp duty क्या कर सकता है बेटा, डिफर कर सकता है। rate of stamp duty में डिफर from one state to another, मैं लिख देता हूं यहाँ पे rate of stamp duty may differ, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट। क्लियर बच्चों। हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, सर स्टैम्प का मतलब क्या हुआ। तो तुम लोगों ने स्टैम्प देखा होगा, आज से ये क्लास अटेंड करने से पहले भी तुम लोगों ने स्टैम्प देखा होगा। तुम लोगों ने देखा होगा ना, तो स्टैम्प ना दो तरीके से होता है। एक तो होता है चिपकाने वाला, याद है, जिसको अपन चिपकाने वाले को अपन बोलते थे एडहेसिव। स्टैम्प टिकट्स वगैरह याद है, एडहेसिव स्टैम्प, ठीक है। चिपकाने वाले को अपन क्या बोलते थे, एडहेसिव स्टैंपिंग, ठीक है। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है इम्प्रेस्ड स्टैंप। तो ये जो मैं यहां पे लिख लेना
एडिसिव स्टैंपिंग कौन सा? चिपकाने वाला या स्टैम्प टिकट, ठीक है। और इम्प्रेस में क्या रहेगा? मेकिंग एन इम्प्रेशन in the form of an impression, making of an impression on any document, making of an impression on any of the document, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? impressed stamp, ठीक है। it will be in the form of impression or in the form of seal, it will be in the form of an impression or in the form of any seal on any डॉक्यूमेंट, उसको अपन क्या बोलेंगे? इम्प्रेस स्टैंप। तो देखोगे यहाँ पे स्टैम्प का मतलब क्या? स्टैम्प के लिए बोला गया है स्टैम्प मीन्स एंड इंक्लूड एनी काइंड ऑफ मार्क, सील और एंडोर्समेंट बाय एनी एजेंसी और अ पर्सन हु इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड स्टैम्प इंक्लूड्स इम्प्रेस्ड एज वेल एज एडेसिव स्टैम्प, ठीक है। स्टैम्प का मतलब क्या? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी मार्क, it can be in the form of any seal or by way of endorsement, ठीक है। किसने किया endorsement? किसने किया? by any agency or any person who is duly authorized by the government, and it also includes impressed and adhesive stamping, is it clear? ये लिख लेना आप। एडेसिव स्टैंपिंग का मतलब चिपकाने वाला, टिकट्स इन द फॉर्म ऑफ टिकट स्टैंपिंग। इम्प्रेस्ड स्टैंपिंग का मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रेशन, इज इट क्लियर बच्चों? ऑन करना कैमरा, फटाफट कर दो इसको। हेलो, अबे यार मैंने देखना वो नॉर्मल लेक्चर चल रहा है क्या? देख क्या ना उस टाइमिंग चल रहा है क्या? टाइमर चल रहा है, चल कोई बात नहीं। देखना है अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टैंपिंग अपन डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज एडिसिव स्टैंपिंग। तो टाइमर तो बहुत देर से चल रहा होगा।